नमस्ते बालक और बालिकाएं। आज हम एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे और ऐसे ही और टॉपिकों का भी रिवीजन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्र में: कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। कृषि उत्पादन में फसल उत्पादन कृषि का महत्वपूर्ण अंग है तथा किसी भी राष्ट्र का प्रगति का सूचक भी है, जैसे वहाँ का खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता व खाद्यान्न सुरक्षा। विभिन्न फसलों की खेती में अनेक सस्य क्रियाओं का योगदान है, जैसे खेत की तैयारी, उन्नत सस्य के बीजों का चुनाव, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई व घाई व भंडारण। उन्नत सस्य प्रबंधन के द्वारा ही अच्छे फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन करना खाद्यान्न सुरक्षा का लक्ष्य प्रदान किया जा सकता है। कुछ विकासशील देशों में अधिकतम किसान मुनाफे के लिए तो कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं। कुछ विकासशील देशों में क्या होता है कि किसान मुनाफे के लिए खेती करते हैं और कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं। अब दूसरा है नियोजन। वर्तमान में हमारे राष्ट्र में अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा, संशोधन व प्रसार आदि मानव संसाधन विकसित करने में किया जा रहा है, जिससे उनके लिए अनेक रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। रोजगार के अवसर कृषि में शिक्षण, अनुसंधान व प्रसार कार्य हेतु बैंक में कृषि सलाहकार व कृषि अधिकारी, उर्वरक कंपनी में जैसे ईफो, कृषि भोगों आदि में सस्य विज्ञान हेतु पादप वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सीन, कृषि में काम आने वाले पदार्थ व रसायन बनाने वाली कंपनियों में ये सब नियोजन में आते हैं। व्यवसाय में फिर तीसरा है व्यवसाय। एक कृषि स्नातकी जिससे सस्य विज्ञान की जानकारी प्राप्त हो कृषि के निम्न कई योगदान दे सकता है, जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज, खाद्य बीज एवं दवाओं यंत्रों का व्यापार, कृषि पैदावार को लेन देन का व्यापार, उद्योग। अब चौथा है उद्योग में कैसे करते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था के मुख्य तीन स्तंभ। भारत की अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य तीन: कृषि, व्यापार और उद्योग। ऐसे कई उद्योग जो कच्चे माल की आपूर्ति कर कृषि विज्ञान के द्वारा उनके नए उद्योग दिए जाते हैं। कुछ उद्योग निम्न प्रकार है: डेयरी उद्योग, चारे की फसलें, गुड़ उद्योग, शक्कर उद्योग, गन्ना और चुकंदर, वस्त्र उद्योग, कपास के लिए, बीड़ी सिगरेट उद्योग, तंबाकू की फसल से, दवा उद्योग, औषधि पौधे, मसाला उद्योग, जीरा, धनिया, मिर्ची। फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों के लिए नए उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे खाद्य उर्वरक उद्योग, बीज उत्पादक उद्योग, पौध संरक्षण उद्योग, कीटनाशक दवाओं का उपयोग और सिंचाई के साधन, यंत्रों के साधन, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों का उद्योग जैसे हल, औजार आदि। ठीक है। अब है मृदा उर्वरकता और उत्पादकता। मृदा उर्वरकता पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्राप्य रूप में उचित मात्रा में उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। मतलब किसी पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशा में मृदा द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए और वो सब होने चाहिए, तो वो मृदा उर्वरकता कहलाती है। अब उपजाऊ भूमि के लिए आवश्यक पोषक तत्व के अलावा भूमि की भौतिक दशा, जल वायु का अनुपात, जीवाणु की क्रियाशीलता, उपयुक्त तापक्रम की स्थिति देखी जाती है। इन पोषक तत्व के अलावा ये सब स्थिति भूमि मृदा उर्वरकता में आती है। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक: प्राकृतिक कारक, कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक ये वह कारक होते हैं जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। प्राकृतिक कारक में पहला क्या है? पैतृक पदार्थ। मृदा की उर्वरकता में पैतृक पदार्थ का बहुत बड़ा योगदान है। यदि पैतृक पदार्थ में पौधे के आवश्यक पोषक तत्व अधिक होंगे तो उससे निर्मित मृदाएं उपयोगी होगी। मतलब यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्व, पादप के लिए पोषक तत्व होंगे सारे, तो वो मृदा, उससे निर्मित मृदा क्या होगी? उपजाऊ होगी। जैसे अम्लीय अगाने चट्टानों व बालू पत्थर के अवशेष द्वारा बुली मृदा का निर्माण होता है। क्षार की मात्रा कम और उर्वरकता भी कम होती है। क्षार सारी चट्टानों के अवशेष से भारी मृदाओं का निर्माण होता है, व जिनके क्षार की मात्रा अधिक व उर्वरकता भी अधिक होती है। स्थलाकृति ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा के अपक्षालन व मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। निचले क्षेत्रों की मृदा उचले स्थानों की मृदा के पोषक तत्व व कार्बनिक पदार्थ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए मृदा अधिक उपजाऊ हो जाती है। क्या होता है? ऊपर के क्षेत्रों की मृदा नीचे बह जाती है, तो नीचे सारे पोषक तत्व होते हैं, तो ऊपर की मृदा कम उपजाऊ हो जाती है ना। इसलिए अब दूसरा, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे नीचे स्थान वाली मृदाओं समतल स्थान वाली मृदाओं की तुलना में कम उपजाऊ होती है। मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों व ऊंचे नीचे स्थान वाली मृदा समतल मृदा के अपेक्षा कम उपजाऊ होती है।
मृदा आयु। मृदा आयु के साथ साथ मृदा में उर्वरता व पोषक तत्व की कमी आने लग जाती है। पुरानी मृदाओं में अपक्षालन व मृदा क्षरण के कारण उनकी उपजाऊ क्षमता नवनिर्मित मृदा की अपेक्षा कम होती है। पुरानी मृदाओं में क्या अपक्षालन, मृदा क्षरण सारे कम हो जाते हैं, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो इसलिए वो कम उपजाऊ होती है। जलवायु। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले स्तरों पर चले जाते हैं, जिससे ऊपरी सतह पर उर्वरकता कम हो जाती है। अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया ज़्यादा होगी तो ऊपर के जो पदार्थ है, वो पोषक तत्व हैं, वो नीचे चले जाएंगे, जिससे ऊपरी क्षेत्रों की मृदा क्या हो जाती है, कम हो जाए। इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि क्षार्य होने का भी डर रहता है। और कम वर्षा होगी तो वहाँ की भूमि क्षार्य भी हो सकती है। अधिक तापमान मृदा के कार्बनिक पदार्थों को विघटन सरल व शीघ्रतापूर्वक कर देता है, जिससे उन क्षेत्रों में मृदा उर्वरता कम हो जाती है। अब है मृदा प्रोफाइल की गहराई। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। गहरी मृदा क्या होती है, उथली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। गहरी मृदा में पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर पोषण ग्रहण कर लेती है। उथली मृदा सूखी स्थिति होने के कारण पौधे कम वृद्धि कर पाते हैं। मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें पौधे की वृद्धि, जलवायु संचार, अच्छी जलधारण क्षमता, अच्छे जीवाणु की क्रियाशीलता, अच्छे जड़ों का विकास होना चाहिए। भौतिक दशा कैसी होती है, जलधारण क्षमता अच्छी हो, उसे जल सोखने की अच्छा, वायु संचार अच्छा हो, वायु संचार होगा, जीवाणु की क्रियाशीलता अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा। अब देखो, बलुई मृदा में रंध्रकोश बड़े होने के कारण पोषक तत्व जल में घुलनशील होकर नीचे चले जाते हैं, जिससे उस मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। इससे विपरीत सिल्ट और क्ले की उर्वरकता अधिक होती है। अब है मृदा अपरदन। मिट्टी के कटाव के कारण पोषक तत्व बहकर खेतों से बाहर चले जाते हैं, जिससे उनकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी के कटाव के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं और जिससे उनके वहाँ पे पोषक तत्व की कमी आ जाती है, जिससे उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। फिर है मृदा के उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में पोषक तत्व की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी। कुछ मृदाओं में विशेष पोषक तत्व की अधिकता के कारण उसकी उर्वरकता भी अधिक होती है। अब है पहला था प्राकृतिक कारक, अब है कृत्रिम कारक। अब कृत्रिम कारक में पहला जलाक्रांति। जब मृदा में आवश्यकता से अधिक जल भरा जाता है और उसके निकास की उचित व्यवस्था ना होने के कारण मृदा में रंध्र बंद होने के कारण वायु संचार रुक जाता है। मतलब कि जल भर जाएगा खेत में तो रंध्रकोश में वायु का निकास नहीं होगा, तो पौधे गल जाएंगे और ये सब हो जाए। इस स्थिति में विनाइट्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मृदा उर्वरकता कम हो जाती है तथा मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाती है। अब दूसरा है श्वसन प्रणाली। यदि किसी निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाने पर उस मृदा में विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उस मृदा में उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। मतलब किसी मृदा में एक ही साल एक ही फसल उगा रहे हैं तो उसमें विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। जैसे दलहनी उगा रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऐसे फास्फोरस की कमी हो जाएगी। पोषक तत्व की मात्रा निश्चित अनुपात में बनाए रखने के लिए फसलों को बदल कर बोना चाहिए, हेर फेर कर बोना चाहिए। बदलो एक बार दलहनी, फिर अनाज वाली और ऐसे। मृदा पीएच। मृदा उर्वरकता पौधों को पोषक तत्व की उपलब्धता मृदा पीएच द्वारा प्रभावित होती है। अधिक अम्लीय मृदा कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम तथा लोहा एल्युमिनियम मैग्नीज की तांबा अधिकता होती है, जबकि क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा अधिक तथा लोहा मैग्नीज तांबा की मात्रा कम होती है। मृदा सूक्ष्मजीव। मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज व जीवाणु और राइजोबियम है। ठीक है। फिर है शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कवक व एक्टिनोमाइसीट जटिल कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन कर हुमस बनाते हैं। हुमस पदार्थ जैव मृदा में कार्बनिक पदार्थों का संचित करके मृदा उर्वरकता को बनाए रखते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से मृदा को पोषक तत्व प्रदान होते हैं, अतः जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है उन मृदाओं में उर्वरकता भी अधिक होती है। अब है मृदा उत्पादकता। पहले उर्वरकता पड़ी थी, अब मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादक से अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, मतलब कितना उपज प्राप्त हुआ वो। मृदा उत्पादकता को रुपये प्रति हेक्टेयर उपज से व्यक्त करते हैं। कोई भी उपजाऊ भूमि मृदा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। कोई भी उपजाऊ भूमि मृदा उत्पादक तो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उत्पादक भूमि उपजाऊ
होना आवश्यक है, लेकिन उत्पादक भूमि क्या होती है, उपजाऊ होना आवश्यक है। अब मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरकता। मृदा उर्वरकता में यदि किसी मृदा में पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित अनुपात में व पर्याप्त अवस्था में उपस्थित होते हैं तो मृदा उपजाऊ होती है, उसी की उत्पादकता भी अधिक हो जाती है। मतलब किसी मृदा में है ना उचित मात्रा में पोषक तत्व अनुपात, वो पर्याप्त अनुपात अवस्था होती है, वो सब पोषक तत्व होते हैं, अनुपात में होते हैं, सही मात्रा में होते हैं, तो वो मृदा उत्पादक हो जाती है और अच्छा उपज प्राप्त होता है। मृदा की भौतिक दिशा। मृदा की संरचना, कर्णाकार, जलधारण क्षमता, वायु संचार उचित अवस्था में हो तो पैदावार अच्छी होती है। मृदा की स्थिति। शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है क्योंकि उत्पादक फसलों को शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है। शहर के पास होगी तो कम खर्च लगेगा ले जाने में, इसमें। अब है उत्पादक की मात्रा। किसी वस्तु का उत्पादन समान हो, मांग बढ़ती है तो उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है, जिससे लाभ भी अधिक होता है। यातायात के साधन। यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन कम हो या लाभ अधिक होता है। अब है अन्य कारक। मौसम की प्रतिकूल दशा, कीट व बीमारी का आक्रमण, जानवरों द्वारा नुकसान, समय एवं कृषि क्रिया नहीं करने पर आदि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मतलब मौसम प्रतिकूल, पाला वगैरह ये सब पड़े, कीट बीमारी लग गई तो उपज कम हो जाएगी। अब है मृदा उर्वरकता व उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरकता और उत्पादकता। मृदा उर्वरकता का संबंध पौधे के आवश्यक पोषक तत्व की उचित मात्रा, सही अनुपात व उपलब्ध कराने की क्षमता से है। मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन क्षमता से है। उर्वरक मृदा उत्पादक हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होती है। मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधे में पोषक तत्व की मात्रा का संतुलित उर्वरक का निर्धारण करता है। मृदा की उर्वरकता परिवहन व उपज की मांग तथा फसल की पैदा करने की में मृदा में उत्पादक को निर्धारित करता है। मृदा की उर्वरकता को प्रयोगशाला में जांच किया जा सकता है और मृदा उत्पादकों खेत में खड़ी फसल में उत्पादकता की जांच किया जा सकता है, मतलब है ना। अब है मृदा क्षरण व मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा का पृथक्करण व परिवहन भी मृदा क्षरण कहता है। मतलब कि मृदाकरण भौतिक रूप से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना मृदा क्षरण कहलाता है। जलधार। मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है, जल और वायु। मृदा संरक्षण मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने व कटने से बचाने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। मतलब कि जो क्षरण हो रहा है उसको बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा क्षरण के प्रकार। प्राकृतिक क्षरण वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा व जल द्वारा लगातार व धीरे धीरे क्षरण प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। यह क्षरण मृदा निर्माण तथा नाशी की क्रियाओं के सदैव सहभागिता रखता है। इस क्षरण को मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। प्राकृतिक क्षरण ये होता है। अब है त्वरित क्षरण। जब भूमि वनस्पति को पशु द्वारा चराकर खोदकर समाप्त कर दिया जाए तो वनस्पति विहीन हो जाती है, तो उसमें क्षरण ज़्यादा होगा, जिससे मृदा निर्माण से ज़्यादा मृदा क्षरण होता है। इसे त्वरित क्षरण कहते हैं। अब है जल द्वारा क्षरण। वनस्पति रहित भूमि पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मृदा कण बिखर जाते हैं और गंदे पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जल के द्वारा मृदा का कटाव या क्षरण जलीय क्षरण कहलाता है। मतलब जल की बूंदें जब मृदा पे गिरती है तो गंदे पानी के रूप में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जिस स्थान से गए वहाँ पे पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अब जल क्षरण के ये निम्न प्रकार से होता है। पहला बौछार क्षरण। यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें मृदा के कण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इससे भूमि की जल प्रवेश क्षमता कम हो जाती है। यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार व गहनता पर निर्भर करता है। परत क्षरण। वर्षा की बूंदों द्वारा मृदा के कण एक पतली परत के साथ पानी में बह जाते हैं, इससे उपजाऊ खेत मृदा में पोषक तत्व भी बह जाते हैं। यह क्षरण आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत हानिकारक होता है। अब तीसरा है रील क्षरण। जब खेत समतल ना होकर कुछ ढलान या उभर अवस्था में होता है तो पानी के द्वारा कहीं ना कहीं छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। धीरे धीरे ये नालियाँ चौड़ी होने लग जाती है। हल्की जुताई करते समय यह नालियाँ ठीक या समाप्त भी हो जाती है। जुताई करने से खेत नर्म
होने से क्षरण भी ज़्यादा होता है। अब जुताई कर देंगे तो उससे क्षरण भी ज़्यादा होगा। अब है अवनालिका क्षरण। यह रील क्षरण की बढ़ती अवस्था है। जब ढलान अधिक होता है तो रील क्षरण द्वारा बनाई नालियाँ पानी के माध्यम से और ज़्यादा गहरी और चौड़ी हो जाती है, जिससे उपजाऊ मृदा के अधोसतह मृदा भी कटने लगती है। यह नालियाँ साधारण जुताई समाप्त नहीं होती है, इसलिए इसे नालीदार क्षरण कहते हैं। मतलब कि जो रील क्षरण में नाली बनाई गई थी ना, उससे ये नालियाँ और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब इसको सामान्य जुताई से ठीक नहीं किया जा सकता। अब जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन क्षरण को कौन प्रभावित करता है? जलवायु, वर्षा की गहनता व तीव्रता का मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्षा ज़्यादा होगी तो क्षरण ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। यदि वर्षा की गहनता कम हो तो और ज़्यादा समय तक हो तो क्षरण कम होता है। यदि वर्षा की मात्रा और गहनता दोनों ही अधिक हो तो मृदा क्षरण भी अधिक होगा। अधिक तापक्रम मूल पदार्थ, रासायनिक व भौतिक अपक्षय समाप्त होता है। स्थलाकृति, समतल भूमि की अपेक्षा ढलान वाली भूमि पर मृदा क्षरण अधिक होता है। समतल भूमि की अपेक्षा ढलान वाली भूमि पर अधिक होता है। ढलान की जितनी अधिक लंबाई उतना ही अधिक गहरा कटाव होता है। मृदा गुण, बलुई मृदा में अपेक्षा काली मृदा में जलधारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए बलुई मृदा के कण पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि काली मृदा में कण आपस में चिपक जाते हैं, जिससे मृदा क्षरण कम होता है। बलुई मृदा के क्षरण कम होता है और काली मृदा में कण आपस में चिपक जाते हैं। काली मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिक होने से जल शोषण क्षमता व कणों को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है। अब वनस्पतिक प्रभाव, भूमि पर जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर मृदा क्षरण कम होगा। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे तो डायरेक्ट भूमि पर पानी नहीं गिरेगा वर्षा, क्योंकि वनस्पति मृदा के कणों को आपस में बांधे रखती है और मृदा क्षरण कम होने में सहायक होता है। और वो जड़ें मृदा के क्या बांधे रखती हैं। मानवीय कारक, मनुष्य द्वारा सही तरीके से खेती नहीं करना, ढलानदार भूमि पर खेती करना, बिना खाद प्रयोग किए लंबे समय तक एक ही फसल उगाना मृदा क्षरण को प्रभावित करता है। एक ही बार में एक ही खाद और उर्वरक चेंज नहीं कर रहे हैं, मृदा को सही नहीं रख रहे हैं वो। वायु क्षरण, तेज हवा या आंधी से मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को वायवीय क्षरण कहा जाता है। यह क्षरण शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। उदाहरण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यह 3 प्रकार का होता है वायु क्षरण। ठीक है। उच्छलन, जब हवा के द्वारा मृदा के कण अपने स्थान से उठकर हवा में उड़ने लगते हैं। इन कणों का व्यास 0.1 से 0.5 mm होता है। यह इन मृदा कणों का उच्छलन क्रिया को उच्छलन कहते हैं। इसके द्वारा कण क्षरण 50 से 75 होता है। निलंबन, इस क्रिया में मृदा कण और भी छोटे और व्यास 0.1 mm तथा इससे भी कम होता है। इनमें उच्छलन से भी कम होता है। यह कण हवा में उड़ने के साथ साथ कुछ हजार किलोमीटर गति भी कर जाते हैं। मतलब बहुत कम व्यास होता है तो उड़ के बहुत दूर तक चल जाता है। सतह सर्पण, इस क्रिया में मृदा के कण का व्यास 0.1 mm से भी अधिक होता है, जो वायु के साथ ऊपर उठ नहीं सकते हैं। यह मृदा कण रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सतह सर्पण कहलाता है। सबसे ज़्यादा क्षरण उच्छलन में होता है। सबसे ज़्यादा क्षरण किस में होता है? 50 से 75 होता है तो उच्छलन में। अब वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु, शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम अधिक तापमान व वायु की गति तेज हो तो क्षरण भी अधिक होगा। अर्ध क्षेत्रों में कम क्षरण होता है। अब है मृदा की भौतिक गुण तथा उसमें उपस्थित कार्बन पदार्थ की मात्रा भी मृदा क्षरण को प्रभावित करती है। काली मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक व सतह चिकनी होने के कारण क्षरण कम होगा। चिकनी होगी, वो बांधे रखेगी एक दूसरे कणों को। बलुई मृदा के क्षरण अधिक होता है। अब है वनस्पति रहित मृदा में वनस्पति मृदा की अपेक्षा अधिक क्षरण होता है। स्थलाकृति, ढलुई भूमि समतल की अपेक्षा वायवीय क्षरण अधिक होता है। ढलुई भूमि में वो उड़कर नीचे स्थानों पे चले जाएंगे। वायु क्षरण को नियंत्रित करने के सिद्धांत, वायु वेग को कम करना चाहिए। ठीक है। मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना चाहिए। मृदा सतह को नम रखना चाहिए, मतलब नम रहेगी तो मृदा क्षरण कम होगा। वायु क्षरण को रोकने की विधियाँ, कृषि क्रियाएं। मृदा में जीवाश्म खाद का प्रयोग करना चाहिए। मृदा में हरी खाद वाली फसलों का उपयोग करना चाहिए। पालवार
का मृदा सतह पर प्रयोग करना चाहिए। भू परिष्करण द्वारा वाष्पीकरण को कम करने, नमी बनाए रखना चाहिए। भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं को चराना बंद कर देना चाहिए। फसल चक्र में ढलान वाली व घास वाली फसलों को शामिल करना चाहिए। वायुरोधी पट्टियाँ, वायु की गति को मंद या धीरे करने के लिए जिस दिशा से हवा आती है उस विपरीत दिशा में वृक्ष या झाड़ियाँ व घास की सुनियोजित पट्टियों को लगाना। यह पट्टियाँ मृदा क्षरण को कम करने के साथ साथ मृदा वाष्पीकरण को भी रोकती है। पट्टियों की आपसी दूरी 3 से 4 मीटर व पेड़ों की आपसी दूरी 1 से 2 मीटर होनी चाहिए। जो पट्टियाँ लगाई उनकी आपसी दूरी 3 से 4 मीटर और पेड़ों से दूरी 1 से 2 मीटर। वायुरोधी वृक्ष जैसे बबूल, नीम, शीशम, जामुन, इमली, बेर, अमलतास आदि वृक्ष उगा सकते हैं। वायुरोधी में है ना, वृक्ष में। मिट्टी के टीले को अवांछित करना, मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय झाड़ी लगा देना से वह पलवार का कार्य करती है। मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय झाड़ी लगाने से वो क्या करती है, पलवार का कार्य करती है, जिससे टीले एक ही जगह स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए खीप, जड़बैरी आदि। रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले पेड़, झाड़ियाँ व घास, रेगिस्तानी क्षेत्र में पेड़, झाड़ियाँ व घास। पेड़ खेजड़ी, शीशम, रोइडा, विलायती बबूल, इजलाई बबूल आदि। झाड़ियाँ कौन कौन सी है, खीप, फॉग, अरंडी, झरबैरी। घास सेवन, अंजीर घास। मृदा क्षरण वह विधि जो भू क्षरण, जलीय क्षरण, वायवीय क्षरण को रोकने के लिए अपनाई जाती है, वह मृदा संरक्षण कहलाती है। मृदा संरक्षण क्या, जो ये क्षरण अभी पढ़े, अब इनको रोका कैसे जा सकता है वो देखेंगे। मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ, अब पहली है जैविक में सस्य विधियाँ। समुचित खेती, समान ऊंचाई की भूमि पर बिना रेखा कंटूर कहते हैं। इस कार्य व फसलों की बुआई ढलान के विपरीत करते हैं। ढलान अधिक हो तो कंटूर की दूरी कम होगी, ढलान अधिक तो कंटूर की दूरी कितनी होगी, कम, और ढलान कम हो तो कंटूर की दूरी अधिक होगी। कंटूर बनाने पर वर्षा जल रुक रुक कर आगे बढ़ता है, जिससे मृदा क्षरण कम होता है। भू परिष्करण की विधि द्वारा मृदा में गहरी जुताई कर जिससे खरपतवार नष्ट हो जाए, जिससे मृदा में पानी की अवशोषण अधिक हो व मृदा क्षरण कम हो। पलवार खेतों में घास फूस या पत्तियों द्वारा डंठल से ढककर मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। यह पानी की वेग व कम करता है, जिससे मृदा क्षरण कम होता है। मतलब कि खेत को घास फूस डंठल से ढक देना चाहिए, जिससे वायु क्षरण भी नहीं होगा और जलीय क्षरण भी नहीं होगा। फसल चक्र, मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्र के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से मृदा क्षरण भी कम होता है तथा अच्छे जल संरक्षण हो जाता है। पट्टियों में फसल बोना, घास संबंधित उपाय। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने की विधियों ले फार्मिंग कहा जाता है। यह विधियाँ मृदा व जल संरक्षण में सहायक होती है। इससे मुख्य घास ब्लू पैनिंग, नेपियर, दूब, अंजीर आदि घास आती है। वृक्षारोपण, वृक्ष मृदा क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं। यह वृक्ष वर्षा की बूंदों को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं तथा इन पत्तियों में पलवार का कार्य करते हैं, जिससे मृदा क्षरण को कम होता है। मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे वो वर्षा की बूंदों को गिरने नहीं देते जमीन पर, खुद के ऊपर गिरा तो ये क्या हो गया, पलवार की तरह कार्य हो गया। इसलिए यांत्रिक विधियाँ, पहली थी जैविक विधियाँ, अब है यांत्रिक। क्यारियाँ या थाला बना, बेसल लिस्टी की सहायता से कंटूर के समान थाला बनाकर जल की गति को रोककर जल संरक्षण किया जा सकता है। अधोभूमि की गहरी जुताई, सब सोइलर की सहायता से 2 मीटर गहरी तक कठोर परत को तोड़कर मिट्टी की जल अवशोषण व जलधारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कंटूर टेरेस बनाना, जब ढलान भूमि पर खेती की जाती है तो खेत को टेरेस या चबूतरे की भांति बनाया जाता है, जिससे जुताई व बुआई बराबर हो सके। यह टेरेस पानी के बहाव को ढलान की ओर रोकता है। जल अवशोषण व जल धारण को बढ़ाना है, जिससे जल संरक्षण होता है। कंटूर या खाई बनाना, 60 मीटर चौड़ी, 30 मीटर गहरी तथा उपयुक्त लंबाई वाली उचित अंतराल पर खाई बनाई जाती है। खाई बनाकर वृक्ष लगा दिए जाते हैं। अब है बीज, पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती जो अपने ही समान स्वस्थ पौधे को जन्म दे सके बीज कहलाता है। पौधे का कोई सा भी भाग जो जड़, तना, पत्ती जो अपने ही समान स्वस्थ पौधे को जन्म दे दे वो क्या कहलाता है, बीज। बीज की अंकुरण क्षमता का सूत्र होता है अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या × 100।
वास्तविक उपयोगिता का मान कितना होता है? अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। उन्नत किस्मों के बीज स्थानीय किस्मों के बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज देते हैं। उन्नत किस्मों के बीज स्थानीय बीजों की किस्मों की तुलना में कितने अधिक उपज देते हैं? 10 से 15%। न्यू सीड पॉलिसी 16 सितंबर 1988 में हुई। ये ना ICAR के क्वेश्चन है, ये 12th में नहीं है, पूछे जाएंगे। नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में हुई। प्रमाणित बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 99। बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 98। बीज की अंकुरण शुद्धता कितनी होती है? 98 से 100%। बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75 से अधिक होता है। बीज में नमी की मात्रा 10 से 15%। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता का सूत्र क्या होता है? शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार इंटू 100। बीज में नमी, बीजों में नमी कौन कौन से कैसे फसलों में हो सकती है? अनाज वाली फसलों में नमी 10 से 12, दलहनी फसलों में 8 से 10, तिलहनी में नमी 6 से 8, बीजीय मसाले में नमी 6 से 8। अंकुरण पति ज्ञात करने के लिए नमूने में बीजों की संख्या, ये ISTA के अनुसार 400 बीज हैं। राष्ट्रीय बीज के निगम के अनुसार 200 बीज हैं। फसलीय स्तर पर 200 बीज हैं। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 में बिल पास हुआ। राष्ट्रीय बीज अधिनियम का बिल पास कब हुआ? 29 दिसंबर 1966 में बिल पास हुआ। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ। राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969 में। बीज उत्पादक एजेंसी, राष्ट्रीय बीज निगम NSC 19 मार्च 1963 में लागू हुआ। राजस्थान राज्य बीज निगम RSSC 28 मार्च 1978 में लागू हुआ।